नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के महान सपूत जनरल बिपिन रावत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर भी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे देश ने अपने बहादुरों को आखिरी विदाई दी, लेकिन जब लोगों ने बेटियों को पिता की चिता को अग्नि देते देखा तो दिल भर आया, आंखों से आंसू निकल आए। हमारे जवानों की बहादुरी और जांबाजी तो पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन आज दुनिया ने बेटियों की हिम्मत देखी, उनका हौसला देखा। जब जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लिड्डर के पार्थिव शरीर को देखकर सबकी आंखें नम थी, उस वक्त इन वीर जवानों की बहादुर बेटियां अपने गम को सीने में जज्ब करके पिता को आखिरी विदाई दे रही थी। ब्रिगेडियर लिड्डर की 17 साल की बेटी ने कहा, मेरे पापा सबसे अच्छे थे, मेरे पापा मेरे हीरो थे, मेरे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। उसने कहा, मेरे पापा कहीं गए नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। 17 साल की उम्र क्या होती है? इस उम्र में एक बेटी को पिता की चिता पर अग्नि देनी पड़े, उन्हें मुखाग्नि देनी पड़े, ये देखकर किसका दिल नहीं रोएगा? पूरा देश रोया, लेकिन बेटी नहीं रोई। उसने कहा, मैं पापा की लाडली हूं, उन्होंने हमेशा मुझे पैम्पर किया, वो मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते थे, इसीलिए पापा को रोकर विदा नहीं करूंगी। मैंने कल कहा था कि सैनिक होना सम्मान की बात है। हमारे जवान बहादुर हैं, बेमिसाल हैं, लेकिन सैनिक का परिजन होना, फौजी का बेटा होना, फौजी की बेटी होना, ये कोई आसान काम नहीं है। आज जनरल बिपिन रावत की वो बात याद आई, फौज में भर्ती होना सिर्फ नौकरी नहीं है। सैनिक नौकरी नहीं करता, वो फौज में कुछ पाने नहीं आता, वो तो देश के खातिर सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेड लीडर और 11 दूसरे जवान यही करके गए, शहीद हो गए, देश की सेवा करते करते प्राणों की आहुति दे दी। जनरल बिपिन रावत ने आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया। इसीलिए आज जब वो अंतिम यात्रा पर निकले तो पूरा देश उनके साथ था। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत, दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। इन तस्वीरों को देखकर भला किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, किसका दिल नहीं भर आएगा? जनरल रावत और मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर अगल बगल में चिता पर रखे थे। दोनों बेटियां माता पिता को एक साथ आखिरी विदाई दे रही थी। बेटियों ने माता पिता को एक साथ मुखाग्नि दी। बरार स्क्वायर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कानून मंत्री किरण रिजिजू, तीनों सेनाओं के चीफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सारे बड़े अफसरों के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। जब लोगों ने जनरल रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी को चिता के चारों ओर परिक्रमा करते देखा, पिता को मुखाग्नि देते देखा, तो वहां कोई आंख ऐसी नहीं थी जो नम ना हो, जो भीगी ना हो। हालांकि कृतिका और तारिणी ने आज दिखाया कि वो उस बहादुर जनरल की बेटियां हैं जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। वो जनरल जो कभी मौत से नहीं डरा, वो सिपाही जिसने कभी फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। ऐसे बहादुर जांबाज पिता को आखिरी विदाई देते वक्त बेटियों ने पूरा संयम दिखाया। दिल में दुख था, माता पिता को एक साथ खोने का
गम था, लेकिन कृतिका और तारिणी ने बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाल कर अंतिम संस्कार के सारे रीति रिवाजों को पूरा किया, सब धार्मिक परंपराओं को संपन्न किया। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। आर्मी के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन हुआ। बरार स्क्वायर में जैसे ही जनरल रावत की बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी, वैसे ही सेना ने उन्हें 17 तोपों की सलामी दी। अंदर मंत्रोच्चारण चल रहा था और बाहर जनरल रावत के सम्मान में तोपों के गोले छूट रहे थे। सेना अपने सबसे बड़े अफसर को आर्मी प्रोटोकॉल के तहत अंतिम विदाई दे रही थी। सेना की तरफ से अपने जनरल को आखिरी विदाई में सम्मान के तौर पर यह सलामी दी गई। बरार स्क्वायर में तो वो लोग थे जिन्हें सरकार की तरफ से बुलाया गया था। वो लोग थे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसर थे, वो मौजूद थे, परिवार के लोग थे। लेकिन जनरल बिपिन रावत को चाहने वाले हजारों लोग भी भारत माता के सपूत को आखिरी सलाम करने पहुंचे। हाथों में तिरंगे लिए ये लोग बरार स्क्वायर के बाहर खड़े थे। उस जगह से काफी दूर थे जहां जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार हो रहा था। लेकिन जैसे ही तोपों की सलामी की आवाज गूंजी तो लोगों ने जनरल रावत अमर रहे के नारे लगाए। भारत माता के जय के नारों से आसमान गूंज उठा। ये तस्वीर इस बात की गवाह बनी कि वाकई में जनरल रावत जनता के जनरल थे। उन्होंने सिर्फ दुश्मनों पर जीत हासिल नहीं की, जनता के दिलों को भी जीता। जनरल रावत तो आज हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन जिन लोगों ने उनको करीब से देखा, जिन लोगों ने उसके साथ काम किया था, या फिर जो लोग एक बार उनके संपर्क में आए थे, वो उन्हें कभी नहीं भूल पाए। जनरल रावत थे ऐसे ही इंसान। आज जनरल रावत को आखिरी सैल्यूट करने ऐसे लोग आए जो उनसे कई साल से नहीं मिले थे। कई ऐसे आर्मी अफसर थे जो उनसे बहुत जूनियर थे, लेकिन जनरल रावत ने उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दिया। वो लोग थे जो कभी आर्मी में नहीं रहे, जिनका फौज से कोई लेना देना नहीं रहा, बस किसी मौके पर कहीं एक बार जनरल रावत के संपर्क में आए और उन्हीं के होकर रह गए। आज वो सारे लोग जनरल को विदाई देने पहुंचे तो पुराने वक्त को याद करके रो पड़े और यही कहा कि जनरल साहब जरूर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके काम, उनकी वीरता हमेशा दिलों में बसी रहेगी। जो आर्मी अफसर सेना की ज़रूरतों को, सेना के काम की बारीकियों को समझते हैं, उन्होंने कहा कि जनरल रावत को हिंदुस्तान की फौज कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जनरल रावत ने जो काम कर दिया वो लाखों में एक अफसर कर पाता है। हम पहले से 511 GR में थे जब 511 GR अमृतसर में थी, और रावत साहब 78 में आए थे बटालियन, और हम तब से उन्हें जानते हैं। और बहुत हार्ड वर्किंग थे, सिंसियर थे और डेडिकेटेड थे, और सोर्ड ऑफ ऑनर लेकर आए थे। फील्ड एरिया में थे, ये बहुत मेहनत करते थे। इन्होंने पेट्रोलिंग की है, फायरिंग देखा है, इन्होंने मिलिटेंट्स पकड़े हैं, मिलिटेंट्स को चेज किया है,
एम्बुश लगाया है। ये बेसिकली फील्ड के आदमी थे। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे हमेशा, और फील्ड में ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं इन्होंने। जनरल रावत एक बहादुर सिपाही थे, सेना के जनरल थे, सेना नायक थे, लेकिन दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार। ऐसे इंसान जिनकी हर किसी से दोस्ती थी, न कोई छोटा न कोई बड़ा। इसलिए उनके चाहने वालों में 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे और 30 साल के नौजवान भी। जनरल रावत के सीनियर फौजी अफसर भी आज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कर्नल मदन गोपाल ने बताया कि वो जनरल बिपिन रावत को उन दिनों से जानते थे जब उन्हें सेना में कमीशन मिला था। जनरल रावत ने मेहनत की मिसाल पेश की, खुद भी आगे बढ़े और फौज को भी वक्त के हिसाब से आगे बढ़ाया। जनरल रावत सेना का थिएटर कमांड स्थापित करने के मिशन में लगे थे। 3 साल में थिएटर कमांड स्थापित करने का टारगेट था और उन्हें यकीन था कि वो टारगेट को वक्त पर हासिल कर लेंगे। जबकि अमेरिका में थिएटर कमांड को स्थापित होने में 17 साल का लंबा वक्त लगा था। आज जनरल बिपिन रावत के पुराने साथियों ने यही बात बताई। कर्नल मदन गोपाल ने कहा कि जनरल बिपिन रावत जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जितने हंसमुख इंसान थे उतने ही अनुशासित सिपाही थे, वरना जो काम दुनिया के बड़े बड़े मुल्क 15-20 साल में कर पाते हैं, वो जनरल रावत ने सिर्फ 2 साल में करके दिखाया। ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। मैंने और इन्होंने तकरीबन 11 साल इकट्ठे सर्विस की है। मैंने इनको सेकंड लेफ्टिनेंट से मेजर तक मेरे साथ ग्रो करते देखा है। उसके बाद में हम आगे अलग अलग यूनिटों में गए। इन्होंने बहुत मेहनत की। बिपिन रावत जो थे, जो जनरल साहब थे, वो हमारे साथ तो वो बहुत बच्चों जैसे थे, लेकिन जो मेहनत उन्होंने की है, जो ओहदा उन्होंने अचीव किया है, उसके लिए हम बहुत प्राउड हैं। हमें बहुत गर्व है उनका। ये नेशनल लॉस है। ही वॉज ए नेशनल फिगर, नेशनल ट्रेजेडी। और जो इन्होंने एज ए CDS 2 साल में किया है, वो बाहर अगर दूसरी कंट्रीज को आप कंपेयर करेंगे, 15-15 साल में उतना काम नहीं हुआ जितना इन्होंने 2 साल में किया। ही वॉज अ ट्रमेंडस ऑफिसर। नेशनल लॉस है और ये भरपाई आने वाले वक्त में वक्त लगेगा इस भरपाई को पूरा होने के लिए। जनरल बिपिन रावत वाकई में नेशनल एसेट थे। उनका लॉस बहुत बड़ा लॉस है। जब उन्हें CDS बनाया गया था, तब जो मुख्य जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी वो थी तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और थिएटर कमांड का गठन करने की। उनकी लीडरशिप में आर्मी की रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही थी। आज जो लोग उन्हें आखिरी विदाई देने बरार स्क्वायर आए, उन्होंने माना कि सेना के इंटीग्रेशन और थिएटर कमांड का जो काम जनरल रावत कर गए, उसके लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन, रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन और तीसरा था आत्मनिर्भर। ये 4 ऐसे बड़े मुद्दे थे जो उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 4 जो उनके लक्ष्य थे वो पूरा कर सकते थे अगर उन्हें समय मिलता, और अगर ईश्वर उनको और थोड़ा सा टाइम देता तो। जनरल बिपिन रावत की खासियत ये थी कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते थे, ग्रास रूट पर जाकर इंफॉर्मेशन लेते थे। यही वजह है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा लेते थे। उनके साथ सदर्न कमांड में काम कर चुके संजय मिस्टन के मुताबिक जनरल रावत के साथ काम करने में मजा आता था, क्योंकि वो अपने साथियों पर भरोसा करते थे। जब वो आर्मी कमांडर थे पूरे सदर्न कमांड के, मैं उनका एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर था। मेरे अंडर में पूरा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स था सदर्न कमांड का। मैंने जनरल रावत को बहुत क्लोजली उनके साथ ऑब्वियसली फिर बहुत काम किया, और तकरीबन दिन में कई बार हमारी 1-to-1 मीटिंग्स होती थी, और काफी सेंसिटिव इश्यूज भी मेरे को डील करने थे। जनरल रावत में एक वो था कि वो ग्राउंड में बहुत जाते थे, हर जगह। ऑफिस में कम बैठते थे, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाइए, और आर्मी की एक कहावत है, 1 look on the ground is worth 1000 reports।
तो वो ही यूज्ड टू सी ऑल दिस ऑन ग्राउंड एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीजें जो हुई है उनकी एक जो विजन थी मैंने बहुत क्लोजली देखी है। जिस दिन वो चीफ बने इंडियन आर्मी के 3 दिन पहले अनाउंस हो गया था, उन्होंने मेरे को फोन करके खुद फोन किया, संजय कम ओवर टू दिल्ली ऑन फर्स्ट। और फर्स्ट को जैसे वो चीफ बने उनके लिए तो कितनी खुशी का दिन होगा और उस समय तो घर में इतनी सेलिब्रेशन होएगी। पर मेरे को हैरानी हुई, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया, लंच मैंने उनके साथ ऑफिस खाया, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा दिन था। और रात को हम दोनों NSA साहब के पास गए, अजीत दोवल साहब के पास। कहने का मतलब है उस दिन टेक ओवर किए और उनको नेशनल इंटरेस्ट सामने दिख रहा था। तो ये है उनकी प्रोफेशनल चीजें। जनरल रावत की वाइफ मधुलिका रावत उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी, वो भी उनके साथ चली गई। इस हादसे में उनकी भी मौत हुई। मधुलिका रावत आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी और जनरल रावत के साथ हर मौके पर कदम से कदम मिलाकर चलती थी। ऐसे में उनके साथ काम कर चुके लोग भी मधुलिका और जनरल रावत के इस तरह जाने से शॉक्ड है। उनका कहना है कि जनरल रावत और मधुलिका की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर थी। जनरल रावत जिंदा दिल इंसान थे, दोस्तों के दोस्त थे। जो उनकी वाइफ थी, उनकी फैमिली, उनकी डॉटर्स, आई थिंक ये जोड़ी कभी कभी लाइफ में होती है। वो एक कोई शायर कह गया है कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, तब जाकर होता है कहीं चमन में दीदावर पैदा। तो ये जनरल रावत थे। जनरल रावत साहब हमारे जन्मदिन में भी आए, बेटे की शादी में भी, और जब उतर के सड़क पे जैसे लोग डांस कर रहे होते हैं शादियों में, तो इमेजिन करिए CDS लेवल का इंसान, वो कहता है कि भाई आज ये मेरे बेटे की शादी, और वो उसमें सम्मिलित होता है, मैडम सम्मिलित होती हैं, सब लोग। तो वो जो उनका दिल था एकदम ग्रास रूटेड था। जनरल रावत का सम्मान सिर्फ हमारी फौज के दिल में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के फौजी जनरल बिपिन रावत के कायल नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्कों के फौजी जनरल हिंदुस्तान के CDS का लोहा मानते हैं। वो सिर्फ बंदूक की भाषा नहीं जानते थे, वो सिर्फ हुक्म देना नहीं जानते थे, वो दूसरे देशों से दोस्ती करना, दोस्ती निभाना और दोस्त बनाना भी जानते थे। इसीलिए जनरल बिपिन रावत को नेपाल की फौज ने ऑनरेरी जनरल की पदवी दी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक मनाया गया। आज जनरल रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेपाल से, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब मुल्कों के फौजी जनरल शामिल हुए। रूस ने भी अपने फौजी अफसर को बरार स्क्वायर भेजा। जनरल बिपिन रावत ने रूस की फौज के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों को और मजबूत करने में अहम रोल निभाया। इसीलिए आज रूस की तरफ से वहाँ के फौज के अफसरों ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने जब अपनी जान दी तो उससे भारत और रूस दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। I am from Russian Federation and he did a lot to make our partnership really privileged, special privileged. And General Rawat and his family made a lot just to make our military cooperation like the brotherhood. अब तक जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई वो जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार की थी। जो बातें सुनी वो फौजी अफसरों की थी। लेकिन इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के वक्त आम लोगों का जो हुजूम दिखा, उसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि जनरल रावत को जनता का जनरल क्यों कहा जाता है। जब गन कैरियज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को लेकर कामराज मार्ग पर CDS के सरकारी आवास से निकला, तो अंतिम यात्रा में सिर्फ आर्मी के जवान और अफसर नहीं थे, जन सैलाब भी जनरल के साथ था। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोग तिरंगा लिए खड़े थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे। इन लोगों को किसी ने बुलाया नहीं था, ये अपने आप आए थे
और सबसे ज्यादा हैरानी उन नौजवानों को देखकर हुई जो गन कैरेज के साथ दौड़ रहे थे। कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर की दूरी करीब 10 किलोमीटर है और ऐसे कई युवा थे जो 10 किलोमीटर तक इस कैरेज के साथ दौड़ते रहे। मैंने किसी फौजी अफसर के निधन पर ऐसी अंतिम यात्रा नहीं देखी। देश में लोग हर शहीद का सम्मान करते हैं और जब भी किसी शहीद का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव में पहुंचता है तो फौजी अफसर उन्हें सलामी देते हैं, आम लोग भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत के निधन पर जनता में जो गम दिखा, उनके प्रति लोगों में जो प्यार दिखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस गाड़ी में जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर था, सड़क के किनारे खड़े लोग उस पर फूल बरसा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी और उन लोगों के हाथ में तिरंगा था और जबान पर वंदे मातरम के नारे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामरूप से लेकर कच्छ तक जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक की लहर थी। कश्मीर के लोगों ने तो जुमे की नमाज में जनरल के लिए दुआ की और शाम को कैंडल लाइट जलाकर जनरल को याद किया। आज श्रीनगर में जनरल बिपिन रावत के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जितने लोग आए, उसे देखकर एहसास हुआ कि कश्मीर में आर्मी कमांडर के तौर पर पोस्टिंग के दौरान और फिर आर्मी चीफ के रूप में जो काम उन्होंने किए, उससे जनरल रावत ने कश्मीर के लोगों के दिलों में कितनी बड़ी जगह बनाई है। जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि सभा में आए लोग सरकारी कर्मचारी नहीं थे, आर्मी के अफसर या जवान नहीं थे, ये कश्मीर की आम जनता थी। आप इन लोगों की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फौजी सिर्फ खौफ पैदा नहीं करता, वो दिलों में मोहब्बत भी भर सकता है, लोगों के दिलों को छू सकता है, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकता है। ऐसे थे जनरल बिपिन रावत। He was people's general, he was country general and जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, उन्होंने कश्मीर को बहुत क्लोजली जाना है, कश्मीर के चप्पे चप्पे को जाना है। उन्होंने एक्चुअली कश्मीर के युवा के लिए काम किया है, कश्मीर के दिलों के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। अगर आप 10 साल पहले जाए, नॉर्थ कश्मीर में बहुत वर्सटाइल हालात थे, आप जा नहीं पाते नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से भी बदतर हालात थे। लेकिन आज के टाइम पे आपका नॉर्थ कश्मीर बहुत पीसफुल है। उसका क्या रीज़न है? इट्स नॉट वन डे वन नाइट गेम, देयर इज अ पॉलिसी बिहाइंड दैट एंड द मैन बिहाइंड दैट, दैट्स जनरल बिपिन रावत। ही वॉज कश्मीर जनरल एक्चुअली, आई कैन कॉल। ही वॉज कश्मीर के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, कश्मीर के नौजवानों के साथ एक रिश्ता जोड़ा था, एक ग्राउंड जो मतलब बोलने को तो बहुत बातें होती है बट उन्होंने ऑन ग्राउंड करके दिखाया। अगर आपका कश्मीरी नौजवान आज फौज के साथ बिला खौफ सामने आता है, उसका रीज़न जनरल रावत है, बिकॉज ही वर्कड एज अ ब्रिज बिटवीन यूथ ऑफ कश्मीर एंड द इंडियन आर्मी। जो भी मतलब पाकिस्तान के जो भी प्रोपेगेंडा चलाए जाते थे, एंटी यूथ प्रोपेगेंडा टू हेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, he filled that gap with the love and affection. So I can only say this is the biggest loss to country and especially for Kashmiris, because we were in a need of such generals जिन्होंने कश्मीर के साथ एक दिल से रिश्ता जोड़ा था। किसी भी जनरल को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। कश्मीर के नौजवान दोस्त उनके बारे में ऐसी बात कहें और वाकई में वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, कश्मीर के नौजवानों को लालच देकर, डराकर, धमकाकर, बहकाकर, फुसलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काता है। पाकिस्तान की तरफ से नौजवानों के हाथों में हथियार दिए जाते हैं, उन्हें मौत के मुंह में धकेला जाता है। ऐसे में भटके हुए नौजवानों को सही रास्ता दिखाना, समझाना, उन्हें जिंदगी जीना सिखाना, ये बंदूक के बल पर तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ प्यार से, हमदर्दी से, दोस्त बनकर, मोहब्बत से हो सकता है और जनरल बिपिन रावत ने यह करके दिखाया। इसीलिए आज कश्मीर के नौजवान जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुखी हैं, शॉक्ड हैं।
आज पूरा कश्मीर उनके लिए यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए क्योंकि वो कश्मीर के काफ़ी करीब थे। मैं उन्हें जानता हूँ स्टूडेंट डेज से। उनके दिल में कश्मीरियों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी नौजवानों के लिए काफ़ी इज्जत थी और वो कश्मीरी नौजवानों को सही मानों में देखना चाहते थे कि वो मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करे। उस ज़मन में उनने काफ़ी मदद भी की कश्मीरी नौजवानों की। मिशन सद्भावना के तहत एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज में भी, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन 2 ऐसे ऑफिसर साहिबान हैं हमारे IAS कैडर के जिनकी उनने मदद की, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली काफ़ी वक्त से जानता था। बहुत बड़ा लॉस है हमारे मुल्क के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये एक्लेम किया गया, एक्नॉलेज किया गया कि ये आर्मी जैसे एक होली इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। जनरल साहब ने जो अपनी खदमात खासकर कश्मीर के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए अपनी खदमात अंजाम दिए हैं, उस सिलसिले में हम उनके कर्जदार हैं। हम उनकी खदमात को कभी चुका नहीं सकते, उनका कर्जा कभी चुका नहीं सकते। तो हमारी यही दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। असल में जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर लंबे वक्त तक काम किया और आम लोगों के साथ उन्होंने फौजी के तौर पर नहीं, एक फैमिली मेंबर के रूप में रिश्ता बनाया, जिसका उदाहरण आपने अभी भी देखा। लोग यही समझते हैं कि फौज का काम आतंकवादियों से लड़ना है, दुश्मन को सबक सिखाना है, लेकिन जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में वो काम भी किए जो आमतौर पर फौज नहीं करती। उन्होंने कश्मीरी बच्चों को एजुकेशन का इंतजाम किया, लोगों को इलाज मिले इसका इंतजाम किया, गांव तक सड़क पहुंच जाए, घर घर तक पानी पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, ये काम जनरल रावत ने किया। इसीलिए उनके निधन पर आज कश्मीर की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद दुआ की गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। रावत साहब और उनकी पत्नी और उनके साथ और बहुत सारे अफसरान जो उस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी है कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको रहम का मामला करे। दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह जितने भी गए गुजरे उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। जो गए गुजरे हादसे के शिकार हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो बिपिन रावत साहब और उनकी पत्नी, अल्लाह बाकी जितने अफसरान उसमें गए गुजरे, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके साथ रहम का करम का मामला फरमा, उनके साथ करम का मामला फरमा। या अल्लाह उनके साथ अपना अच्छा मामला फरमा। या अल्लाह बिपिन रावत साहब के साथ उनकी पत्नी, या अल्लाह बाकी जितने भी अफसरान गुजरे हैं, या अल्लाह उनके साथ अपना करम का मामला फरमा, उनके साथ रहम का मामला फरमा। जनरल बिपिन रावत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में इतने लोकप्रिय सेना नायक क्यों बने, इसे समझने की जरूरत है। वो एक बड़े दिल के इंसान थे, एक ऐसे इंसान जिसे जनता की भावनाओं की चिंता थी। उन्होंने पाकिस्तान को करारे जवाब दिए, शब्दों से भी, एक्शन में भी। वो जब कहते थे कि पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे जरूर, पर हम उन्हें 2.5 फीट नीचे गाड़ देंगे, तो ये बात जनता के दिल में उतर जाती थी। जब जनरल रावत ने कहा कि चीन हमारा दुश्मन है और हम उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो जनता की भावनाओं को शब्द दे रहे थे। जनरल रावत लोगों के लिए सॉफ्ट थे, लेकिन देश के दुश्मनों के लिए कड़क थे, और यह बात लोगों को अच्छी लगती थी। जनरल रावत ने कभी राजनीति की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा फौज की, कमांड की, सेना के शौर्य की बात की, दुश्मन को करारा जवाब देने की बात की। इसीलिए उन्हें लोगों ने पसंद किया, इतना प्यार दिया। लोग ये भी समझ गए कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल काम है, लेकिन जनरल रावत ने इससे बड़ी सूझबूझ के साथ किया। जब जनरल रावत बेबाकी से बताते थे कि वो सेना के मॉडर्नाइजेशन के काम में लगे हैं, इससे और ज्यादा ताकतवर, वेल इक्विप्ड करने में लगे हैं, तो लोगों को जनरल रावत पर गर्व होता था, उन पर लोगों को भरोसा था। आज वो भरोसा, वो प्यार सड़कों से लेकर दाह संस्कार तक दिखाई दिया। पहली बार देश के आम लोगों ने किसी सेना नायक को ऐसी भावभीनी विदाई दी। जनरल बिपिन रावत आज अमर हो गए। वो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे,
उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी वीरता की कहानियां, उनकी शौर्य की गाथाएं घर घर में सुनाई जाएंगी। जनरल रावत से पहले आज दिल्ली में बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का भी अंतिम संस्कार हुआ। ब्रिगेड लिड्डर का भी हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। वो जनरल रावत के डिफेंस असिस्टेंट थे। आज दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर क्रिमेशन ग्राउंड पर ब्रिगेड लीडर का अंतिम संस्कार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसएस डोभाल समेत तमाम नेताओं और सेना के अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले ब्रिगेड लीडर को भी आखिरी सलामी दी गई। इसके बाद जब ब्रिगेड लीडर की पत्नी गीतिका और बेटी आशना ने उन्हें आखिरी विदाई दी तो लोगों का दिल बैठ गया। 17 साल की बेटी आशना तो सिर्फ तिरंगे में लिपटे पिता को देख रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मां के सब्र का बांध टूट गया। ब्रिगेड लीडर की वाइफ ने जब तिरंगे में लिपटे पति को देखा तो आंसुओं को नहीं रोक पाई। लोगों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। बेटी आशना ने मां के साथ पिता को पुष्पांजलि अर्पित की। 17 साल की बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी और इसके बाद पिता की जलती हुई चिता के पास चुपचाप खड़ी हो गई। एक टक उस पिता को जाते हुए देखती रही। वो पिता जो बेटी के मुस्कान के लिए जान छिड़कते थे, जो बेटी को हर पल खुश देखना चाहते थे। 17 साल की छोटी सी उम्र की आशना को अचानक इस मौत ने बहुत बड़ा कर दिया। उसने कहा, पापा सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा रहेंगे। मैं उनकी पैम्पर्ड बेटी हूं, उन्होंने मुझे कभी रोने नहीं दिया। मेरी हर बात मानते थे, इसलिए रोकर उन्हें दुखी नहीं करूंगी। पापा की चिता के सामने खड़ी होकर बेटी कह रही थी, पापा तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हर लड़की सोचती है उसके पापा उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, सहारा थे हमारा। पर जहाँ भी हमें देख रहे हैं तो हमें खुश रहना पड़ेगा ताकि वो खुश रह पाए। जब बुक लॉन्च हुआ तो उस समय भी बहुत खुश थे वो। हाँ जी, कौन नहीं होगा। मतलब अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखने के लिए तो हर बाप तरसता है। पर मेरे पापा बहुत अच्छे दिल के थे और लोग बोलते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं भगवान उनको जल्दी ले जाता है, तो सब कुछ याद आता है। बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। आशना ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है इन सर्च ऑफ अ टाइटल। बुक लॉन्च 27 नवंबर को था। बीटी से वादा किया था और वादे को पूरा करने के लिए ब्रिगेड लीडर वक्त पर बुक लॉन्च के समारोह में पहुंच गए थे। इसीलिए आज ब्रिगेडियर लीडर के अंतिम संस्कार के बाद उनकी वाइफ गीतिका ने कहा कि बेटी को बहुत प्यार करते थे, वो उनके बिना कैसे रहेगी, ये समझ नहीं आता। गीतिका ने कहा वो फौजी की वाइफ हैं, पूरा देश उनकी पति की शहादत उनके साथ खड़ा है, इसलिए वो शहादत पर आंसू भी नहीं बहा सकती। He was larger than life, everybody knows that। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why
people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. गर्व से ज़्यादा तो दुख है. लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट whatever. अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे. This is not the way we wanted him back, but if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. I mean, because of field peace हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था उनके साथ, और टाइम की लड़ाई तो रहती थी. But still, whatever time we had, we really spent it very well with him. वो हमेशा कहते थे, जब आशना का बुक लॉन्च था उस समय भी कह रहे थे कि मेरा पूरा घर आप ही ने संभाल रखा है और सब कुछ आप ही देखती हैं, उनको कुछ नहीं पता. कैसी मेमोरीज है ये सब? बस यही बात है ना, उनको निश्चिंत रहने के लिए हम जनरली हाउ इट इज़ दैट वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बैक होम सो दैट द सोल्जर इज गुड एंड ही डजंट लुक बैक. कुछ भी है, ग्रोसरीज हैं, कैंटीन है, एनीथिंग दैट हैज टू बी डन, बैंक्स हैं. सो इसीलिए हम लोग सब संभाल लेते थे, बट ये नहीं पता था कि एक दिन बिल्कुल ही अकेले संभालना पड़ेगा. Just there with their loss, and I think it's a national loss and everybody is mourning, and it's so many people are here, will be here for the others also, and everybody is mourning for them. So it's just a hard time, and maybe if God has done this, God will pull us out. सबको कुछ तो प्लान होगा भगवान का निकालने को. शायद अब भगवान का ही आसरा है. ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर मेजर जनरल बनने वाले थे, लेकिन ये खुशखबरी आती इससे पहले ही ब्रिगेडियर लिड्डर दुनिया छोड़कर चले गए. उनका निधन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. उनकी वाइफ गीतिका, उनकी बेटी आशना के दुख में पूरा देश शरीक है. लेकिन ये सही है कि हम उनका दुख बांट सकते हैं, उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन बेटी को उसका पिता कोई नहीं लौटा सकता. आज बेटी ने हौसला दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, वो बड़े गर्व की बात है. अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस बेटी का हौसला न टूटने दें. पूरा देश इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहे. ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, उनके तरह के इस बहादुर सिपाही को यही सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी. हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई थी. अब तक सिर्फ 4 लोगों की पहचान हो पाई है. हादसे के शिकार हुए 9 जवानों के शवों की पहचान डीएनए सैंपलिंग से होनी है. अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, उसका इंतजार है. उम्मीद यह है कि कल तक सभी शवों की पहचान हो जाएगी और उसके बाद सबका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. हेलीकॉप्टर हादसे में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हुए थे. विंग कमांडर चौहान उस हेलीकॉप्टर के पायलट थे जो हादसे का शिकार हुआ. आगरा के रहने वाले थे, बहुत अनुभवी और बहुत कुशल पायलट थे. आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद आगरा में विंग कमांडर चौहान के घर भी गए. योगी ने पृथ्वी सिंह चौहान के पिता और उनकी बहनों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया. यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है. राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है. शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं. परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे. कल संभवतः मॉर्निंग में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा आएगा और फिर यहाँ पे राज्य सम्मान के साथ
उन्हें समान अंतिम विदाई दी। कि उस पत्नी का क्या होगा जिसे पता है कि उसका पति हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गया, देश पर शहीद हो गया। उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें मालूम है उनके पिता अब कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। उस पिता के बारे में सोचिए जिससे पता है कि उसका बेटा शहीद हो गया, लेकिन अब तक उसके शव की पहचान भी नहीं हो पाई। कल्पना कीजिए उन परिवारों पर क्या बीत रही है जिन्हें मालूम है कि उनके शहीद बेटे का शव आने वाला है, लेकिन उसका चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। इस दुख के बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर सिहर उठता है। इसीलिए मैंने कहा कि सैनिक होना जितने सम्मान की बात है, सैनिक का परिजन होना, उनके परिवार का सदस्य होना उतना ही मुश्किल है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी सैनिकों को इंडिया टीवी की तरफ से, इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलनकारियों ने अब अपना अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। आंदोलन वापसी के बाद अब यहां पर गिनती के लोग बचे हैं। ज्यादातर तंबू और पंडाल खाली हो गए हैं। जो लोग बचे हैं ये वो लोग हैं जो तंबू और टेंट हटाने के काम में लगे हैं। सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर था। यहीं पर किसान मोर्चे के नेताओं के डेरे थे और यहीं पर किसान मोर्चे की मीटिंग्स हुआ करती थी। सिंघू बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक किसानों के तंबू, टेंट और पंडाल बने हुए थे। जहां तक नजर जाती थी किसानों के तंबू, टेंट और पंडाल नजर आते थे, लेकिन आज यहां पर किसान तंबू और टेंट उखाड़ने के काम में लगे रहे। आंदोलनकारियों ने हाईवे पर पक्के मकान बना लिए थे। ईंट और कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके रहने के लिए कमरे और हॉल बनाए थे। पक्के स्ट्रक्चर के अंदर पंखे लगे थे, कई जगह कूलर थे, कई जगह एयर कंडीशनर लगे थे। फ्रिज, टीवी, म्यूजिक सिस्टम सबका पूरा इंतजाम था। एक साल तक चले किसान आंदोलन में न जाने कितनी तस्वीरें हमने देखी। एक तस्वीर ये भी है जो परमानेंट स्ट्रक्चर किसानों ने अपने लिए बनाए दिल्ली के बॉर्डर्स पर, नेशनल हाईवे पर, और इन्हीं में दिन रात बैठकर पूरा आंदोलन चलाया। और अब ये स्ट्रक्चर किसानों के द्वारा ही तोड़े जा रहे हैं। बनाए भी उन्हीं के द्वारा गए थे, अब तोड़े भी किसानों के द्वारा जा रहे हैं। दरअसल एसकेएम ने अब किसान आंदोलन से किसानों की घर वापसी का ऐलान किया है। तो आप देखें तमाम जो किसान हैं जिन्होंने पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर नेशनल हाईवे पे बनाए थे, अब ये हटा रहे हैं और यहां से अब घर वापसी की तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है। पहले तो हम अपनी ट्रॉली में आए, तरपाल लेके आए सी, तरपाला ज अपना तंबू लाया, उसमें अपना सर्दी का सामान निकाला और उसमें बारिश, हवा वो सब फट गया और अगे सर्दी का मौसम आ गया और असी अपना रहन बसेरा भी बदलिया, तो मकान बनाने की सोचा और मकान बनाए पक्के। क्या क्या सुविधाएं थी इस मकानों में आपके? कोई छोड़ी नहीं कि जी सुविधा नहीं थी। 4 पंखे, एसी, कैमरे, इन्वर्टर, टॉयलेटां साडियां, बाथरूम सब कुछ नहीं कंप्लीट बनाया कि कोई दिक्कत नहीं थी सानू। सीसीटीवी वगैरह सब लगा, सब कुछ लगा थी, सब कुछ लगा थी। क्योंकि एक साल तक आप लोग बैठे, मनोरंजन का साधन भी सब टीवी, सब कुछ टीवी और साडा लंगर हॉल है, उसमें एलसीडी लगी सी। ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ और सब कुछ चल रहा है। जिद्दां साडा पंजाब च घर है उदां ही ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अपना मैं अपना घर पूरा गांव जाएंगे और ईंट लेके जा रहे हैं हम अपने पैसे से खरीदी है और अपनी ईंट लेके जाएंगे। अपने घर में एक छोटा सा कमरा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे दिल्ली दियां फतेह दियां ईंटां। वो अपनी एक निशानी रखांगे कि साडे आउण वाले बच्चे वो पुछणगे की चीज आ, वो दसणगे पे तेरे बाबा जी दिल्ली गए सी। इन ईंटों का जिनका सिंघू बॉर्डर पे आपने घर बनाया था, इन्हीं ईंटों का घर पर कमरा बनाएंगे, छोटा सा बनाऊंगा। ये यहाँ पर देखिए 2-2 गेट लगाए जैसे आमतौर पर घरों में होते हैं और ये किसानों का वो घर है जो सिंघू बॉर्डर पर इन्होंने बनाया था। तमाम सुविधाएं आप देखें। किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, तंबू उखड़ने लगे, सड़कें खाली होने लगी, किसान घर वापस जा रहे हैं। अब सवाल है कि किसानों की घर वापसी का सियासत पर क्या असर होगा। यूपी और पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। पंजाब में 3 कृषि कानूनों की वजह से राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ था।
अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। अब कृषि कानून वापस होने के बाद अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ खड़े हैं। बाजी बिल्कुल पलट गई है। अब तक पंजाब में किसान संगठनों के जो नेता बीजेपी को हराने की बात करते थे, अब उनका कहना है कि आंदोलन खत्म हो गया, हमारी मांगें मान ली गई, अब बीजेपी का विरोध करने का क्या मतलब। किसानों के इस बदले रुख का फायदा बीजेपी को हो या ना हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हो सकता है, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। किसान आंदोलन का काफी असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था। राकेश टिकैत तो खुलकर बीजेपी को वोट के बजाय चोट देने की बात करते थे। टिकैत उस खाप से आते हैं जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज पर खास असर है। पर कृषि कानून वापस होने के बाद टिकैत के तेवर ढीले हुए हैं। वो किस आधार पर यूपी में योगी का विरोध करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि किसान आंदोलन की वापसी का सबसे ज्यादा फायदा उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हालांकि हरियाणा में अभी भी मुसीबत बनी हुई है। यहां जो किसान संगठन है, उनके नेता अभी भी बीजेपी के विरोध पर अड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि किसान विरोध कर रहे हैं, अभी हरियाणा में तत्काल चुनाव नहीं है, इसलिए किसी को इसकी ज्यादा चिंता नहीं। आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार किसी को पब्लिक प्लेसेस पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देगी। असल में गुरुग्राम में खुले में जुमे के नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा है। आज भी सेक्टर 37 में सरकारी जमीन पर लोग नमाज पढ़ने पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही लोग थे। हिंदू संगठनों के बहुत सारे कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। जमकर हंगामा हुआ। खुले में नमाज का विरोध कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम के नारे लगाए। इस विरोध की वजह से मुस्लिम समाज के लोग सेक्टर 37 में जुमे के नमाज आज नहीं पढ़ सके। हालांकि प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया और इसके बाद शाम को मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया, जिसे नमाज पढ़नी है वो मस्जिद में जाए या अपने घर में पढ़े, खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस को भी कहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। खट्टर ने जो कहा वो कानूनी नजर में ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने ये माना कि वो सख्ती नहीं करना चाहते, तकरार नहीं करना चाहते, टकराव हो ये नहीं चाहते, और लोगों को समझा बुझा के इस झगड़े का रास्ता निकाला जाए, तकरार ना हो, लोगों की भावनाएं ना भड़कें। अगर ऐसा हुआ तो बेहतर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।